हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं इनकी विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भौतिक गुणधर्म की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म जो होते हैं उनमें सबसे पहला आता है परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अब देखो, परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में आप लोग सब जानते हैं। किसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या? तो कोई भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। या फिर बात करें आयनिक त्रिज्या के बारे में तो कोई भी आयन का नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। जैसे अपन सिंपल सी बात यहाँ पर करें तो ये परमाणु है, इसका नाभिक है, ये इसका बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की जो दूरी है ना, यही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए अपन बात किसकी कर रहे हैं? एस ब्लॉक के तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। और एस ब्लॉक में भी किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ग की बात कर रहे हैं। और आपको पता है फर्स्ट वर्ग जो होता है ना, वो आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित होता है। किस तरफ होता है? बाईं ओर स्थित होता है। और इस वाले तत्वों की, इधर वाले तत्वों का आकार सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। आकार क्या होता है? बड़ा। और आकार बड़ा होने के कारण त्रिज्या इनकी क्या होगी? ज्यादा होगी। त्रिज्या क्या होगी इनकी? ज्यादा। भाई आकार बड़ा है ना, आकार बड़ा है तो नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? ये भी ज्यादा होगी। ठीक है। यानी सिंपल सी बात ये हुई कि ये जो वर्ग फर्स्ट के तत्व होते हैं ना, इनकी आयनिक व परमाणुक त्रिज्या का मान जो होता है पूरे आवर्त में सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा आकार इनका होता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इसी तरह से अपन इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि क्षार धातुओं की परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं, क्षार धातुओं की परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती हैं, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब देखो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि वर्ग में जब ऊपर से अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है भाई। तो नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु व आयनिक त्रिज्या, परमाणु व आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है भाई। तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है भाई। आगे बात करें दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, और दूसरा प्रभावित करने वाला कारक होता है घनत्व। क्या होता है? या दूसरा भौतिक गुण होता है अपना क्या? घनत्व होता है भाई। ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, ध्यान रखना आप लोग कि जितना बड़ा आकार होता है ना, घनत्व उतना कम होता है। जितना बड़ा आकार होगा परमाणु का, घनत्व उतना क्या होता है? कम होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्षार धातुएं हैं ये सबसे बाईं ओर स्थित है, मतलब पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है?
आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार इन क्षार धातुओं का होता है, और आकार बड़ा होने के कारण घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी इन सभी क्षार धातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो क्षार धातुओं का घनत्व क्षार धातुओं का घनत्व बड़े परमाणु आकार के कारण बड़े परमाणु आकार के कारण कम होता है। देखो ये जो जितनी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, घनत्व, इन सब के बारे में मैं आपको लेसन 3 या फिर अपन ने जो आवर्त सारणी पढ़ी है उस आवर्त सारणी वाले टॉपिक में मैं इन सब के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको यदि ये अध्याय अच्छे से समझना है, अध्याय 10 को, तो आप लोगों को वो आवर्त सारणी वाला पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार सब उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से इनका जो परमाणु आकार होता है वो बड़ा होने के कारण इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है, इसलिए घनत्व में वृद्धि होती है, इसलिए घनत्व में वृद्धि होती है। अब सुनो इस बात को ध्यान से। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये तो सब जानते हैं भाई। अब सुनो, द्रव्यमान का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, आयतन मतलब क्या हो जाता है, आकार। आयतन मतलब क्या हो जाता है, आकार। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया, जिसका आकार ज्यादा होगा, जिसका परमाणु आकार ज्यादा होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए आयतन ज्यादा यानी कि परमाणु का आकार ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा, यानी कि कम हो जाता है। क्या तक बात समझ में आती है। अब सुनो, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान तो इसके बिल्कुल बराबर में आ रहा है, समानुपाती होगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब अपन क्या बोल रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयतन भी बढ़ता है, यानी आकार भी बढ़ता है, और द्रव्यमान भी क्या होता है, बढ़ता है। परंतु ध्यान रखना, द्रव्यमान ऊपर से नीचे जाने पर ज्यादा बढ़ता है, द्रव्यमान ज्यादा बढ़ने के कारण घनत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए देखो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है, इसलिए घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो अपन इस फॉर्मूले से इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर क्या है, एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद कौन है, तो अपवाद है यहाँ पर पोटेशियम। कौन अपवाद है, पोटेशियम। तो देखो भाई, अपवाद स्वरूप पोटेशियम का घनत्व बड़े आकार तथा रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण सोडियम से कम होता है, ठीक है। पोटेशियम का घनत्व बड़े आकार एवं रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण सोडियम से कम होता है, सोडियम से कम होता है,
जबकि भाई आप लोगों को पता है ना कि सोडियम का आता है ऊपर आता है, पोटेशियम का आता है नीचे आता है। अपन क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि, यानी इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, कम। यही होना चाहिए ना भाई, पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए, सोडियम का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम का घनत्व कम होता है, किससे, सोडियम से। ये अपवाद हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, साथ ही रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो ये अपवाद आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो ये हो गया अपना घनत्व। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है, तीसरा गुण है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, गलनांक व क्वथनांक के बारे में बात करें तो इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं ना क्षार धातुओं के, वो बहुत कम होते हैं भाई। ऐसा क्यों है, तो देखो इनका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण यहाँ परमाणु जो होते हैं ना, उनके बीच बंध दुर्बल बनते हैं। और आपको पता है कि जो बंध हैं वो दुर्बल होने के कारण कम तापमान देने पर ही आसानी से टूट जाते हैं। भाई अपन गलनांक में और क्वथनांक में करते क्या हैं, गलनांक और क्वथनांक में अपन यही तो करते हैं। गलनांक में अपन क्या करते हैं, ठोस को बदलते हैं द्रव में, यानी कि बंधों को क्या किया, कमजोर किया, इसीलिए वो द्रव में बदल गया। ठीक है ना। द्रव को क्वथनांक में क्या करते हैं अपन, द्रव को बदलते हैं गैस में, तो बीच में से बंध को क्या किया, दुर्बल किया, इसीलिए तो क्या हो गया, वो गैस में परिवर्तित हो गया। यानी कि गलनांक व क्वथनांक में वास्तव में अपन क्या करते हैं, वास्तव में अपन जो है वहां पर बीच के बंधों को दुर्बल करते हैं, तोड़ते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि ये जो है ना, ये क्षार धातु है, इनका आकार बड़ा है। आकार बड़ा होने के कारण बंध क्या है, दुर्बल है। बंध दुर्बल होने के कारण कम तापमान देने पर ही आसानी से क्या जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं अपन, क्षार धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध, दुर्बल धात्विक बंध के कारण गलनांक व क्वथनांक के मान, गलनांक व क्वथनांक के, गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। और देखो भाई, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर भी भाई आकार बढ़ता है ना। मैंने बताया आकार बढ़ेगा तो बंध क्या हो जाएंगे, दुर्बल होंगे। बंध दुर्बल होंगे, इसलिए कम तापमान देने पर ही टूट जाएंगे, यानी गलनांक का मान क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखेंगे, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण, परमाणु आकार बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ने के कारण गलनांक का मान घटता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अगली अपन यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के बारे में, और वो है आयनन एंथैल्पी। क्या है, आयनन एंथैल्पी। अब देखो, आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो आकार बड़ा है। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर आकार क्या है, बड़ा है। आकार बड़ा है इसलिए नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा है तो इनके बीच आकर्षण क्या हो जाएगा, कम। आकर्षण कम होने के कारण थोड़ा सा ऊर्जा देते ही ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, देखो कि ये जो अपना
क्षार धातुएं होती है ना, इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होगा तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूरी ज़्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, जब आसानी से कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या होती है, आयनन एंथैल्पी, यानी आयनन एंथैल्पी में मान में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। चलो तो ध्यान रखेंगे, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी अपने आवर्त के अन्य तत्वों से, अपने आवर्त के अन्य तत्वों से कम होती है, अपने आवर्त के अन्य तत्वों से कम होती है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी क्या होता है, आकार बढ़ता है, और आकार जितना बड़ा होगा ना, आयनन एंथैल्पी उतनी ही क्या होती है, कम होती है, उल्टी चलती है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण, परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर ये 4 गुणधर्मों के बारे में बात कर ली है। परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाणु त्रिज्या जो होती है ना, क्षार धातुओं की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, क्षार धातुओं की होती है। यानी कि अपने आवर्त में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, क्षार धातुओं की होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो आप लोग जानते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है। अब पहले 1 कोष था, फिर 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, यानी कोषों की संख्या बढ़ी तो यहाँ पर क्या होता है, परमाणु आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करें सेकंड अपन तो घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व के बारे में एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि भाई जैसे जितना बड़ा परमाणु आकार होगा ना, उसका घनत्व उतना कम होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखना, बड़ा परमाणु आकार होगा तो घनत्व उतना क्या होगा, कम। अब आप लोग जानते हैं क्षार धातुओं का आकार तो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अपने आवर्त में बड़े आकार के कारण इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे बन जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 2 चीजें बढ़ रही है, एक तो बढ़ रहा है परमाणु आकार और एक बढ़ रहा है परमाणु द्रव्यमान। परंतु द्रव्यमान ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए घनत्व नीचे जाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अपवाद स्वरूप पोटेशियम का घनत्व क्या होता है, वो सोडियम से कम होता है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था, पर अपवाद है ये कम होता है। क्यों होता है कम, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है और रिक्त डिकक्षक उपस्थित होता है यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर जो है इस पोटेशियम का घनत्व कम हो जाता है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था। अपवाद है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गलनांक क्वथनांक के बारे में। तो देखो आकार बड़ा होने के कारण बंध क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। बंध दुर्बल होंगे तो कम ताप देने पर ही आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए क्षार धातुओं में दुर्बल बंध के कारण गलनांक क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, वह आकार बढ़ेगा तो बंध और दुर्बल होते जाएंगे, बंध दुर्बल होते जाएंगे तो कम तापमान देने पर आसानी से टूट जाएंगे, यानी नीचे जाने पर गलनांक में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो ये भी सिंपल सी बात, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब वही बात है, आकार बड़ा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा। दूरी ज्यादा है तो आकर्षण क्या है इनके बीच में, कम। आकर्षण बल कम है तो कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। यानी कि क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण अपने आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, इनका कम होता है। वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, इसीलिए आयनन एंथैल्पी मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर आयनन एंथैल्पी के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले गुण के बारे में, ठीक है। चलो
तो देखो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से मैं आप लोगों को जो है आवर्त सारणी पढ़ाते समय सारी बातें समझा चुका हूँ। तो इसीलिए आप लोग जो है उस आवर्त सारणी वाले पार्ट को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है, और उसी से संबंधित सारी बातें यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं भाई, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अपन ने बात कर लिया यहाँ पर किसके बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में 4 गुणधर्म पढ़ लिए हैं। 5वां गुणधर्म है ज्वाला परीक्षण। 5वां गुणधर्म है ज्वाला परीक्षण। अब देखो ज्वाला परीक्षण का मतलब होता है कि धातुओं को जब जलाया जाता है, जब ज्वाला में इनको रखा जाता है तो ये अलग अलग रंग देती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण में विभिन्न रंग देती है, ठीक है ना। अब कौन कौन से रंग, कौन कौन सी धातु देती है वो अपन को ध्यान रखना है। जैसे कि लिथियम जो देती है ना, ये क्रीमिजी लाल रंग देती है। ज्वाला में जला दिया जाए तो ये कैसी बन जाती है, क्रीमिजी लाल ज्वाला इसकी आपको प्राप्त होती है ना, क्रीम जैसी लाल, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं तो सुनहरा पीला रंग का ये दिखाई देता है, सुनहरा पीला ज्वाला के साथ जलता है ये, सुनहरा पीला जो है सोडियम दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, पोटेशियम हल्का बैंगनी दिखाई देगा, ठीक है, पोटेशियम हल्का बैंगनी रंग की ज्वाला देता है। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो रुबिडियम बैंगनी लाल रंग की देता है, रुबिडियम बैंगनी लाल रंग की ज्वाला देता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन तो सीजियम नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, नीला, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ज्वाला परीक्षण का मतलब होता है कि इसको है ना आग में जलाना है। आग में जलाने पर आप लोगों ने देखा होगा ना अलग अलग प्रकार के रंग निकलते हैं, नीले पीले काले, इस प्रकार से ना। तो वो रंगों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, अलग अलग रंग ये प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना ज्वाला परीक्षण भी यहीं पर समाप्त। उसके बाद छठा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। छठा गुण है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसके बारे में तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन से अध्याय में, लेसन 2 के अंदर पढ़ा चुका हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव कम आयनन ऊर्जाओं के कारण कौन प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है रुबिडियम और सीजियम इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कम आयनन ऊर्जाओं के कारण, कम आयनन ऊर्जाओं के कारण पोटेशियम तथा सीजियम, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये प्रदर्शित करते हैं मुख्यतः, ठीक है। पोटेशियम तथा सीजियम प्रदर्शित करेगा, सीजियम मुख्यतः प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन करेगा भाई, ध्यान रखना है, एक तो पोटेशियम और एक सीजियम, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और लास्ट बात करेंगे अपन 7वां गुण है, और वो है अपना अपचायक गुण। क्या है, अपचायक गुण है, ठीक है भाई। तो अपचायक गुण के बारे में बात करेंगे तो देखो भाई, कम आयनन ऊर्जाओं के कारण, कम आयनन ऊर्जाओं के कारण पोटेशियम व सीजियम प्रबल अपचायक प्रकृति दर्शाती है। देखो अपचायक का मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका आप लोगों को। अब सिंपल सी बात है, ये जो धातुएं हैं ना प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली, कौन सी है,
पोटेशियम और सीजियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है आसानी से, ठीक है। तो ये पोटेशियम और सीजियम दोनों ही उचित आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगी, आसानी से उत्सर्जन कर देगी। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला कौन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि इनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है वो कौन होता है, अपचायक होता है भाई। क्या होता है, अपचायक। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई यहां पर क्या बताया, पोटेशियम और सीजियम दोनों ही आसानी से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कौन होता है, अपचायक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बात करें अपन यहां पर, तो अपवाद स्वरूप यहां पर भी एक अपवाद है। अपवाद स्वरूप लिथियम जो होता है ना, लिथियम जो होता है इसके बारे में बात करें, प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। अपवाद स्वरूप लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, ठीक है। तो भाई नहीं होना चाहिए था इसको, परंतु ये होता है। और कारण पूछ लिया जाए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका अपचयन विभव न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका अपचयन विभव न्यूनतम होता है ना। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई ना मैंने आप लोगों को। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर आता है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे ऊपर आता है वो सर्वाधिक अपचायक होता है, प्रबलतम अपचायक होता है, ठीक है ना, बताया था मैंने आप लोगों को वहां पर। तो इस तरह से लिथियम अपवाद स्वरूप क्या होता है, प्रबलतम अपचायक होता है, क्योंकि इसका अपचयन विभव जो होता है वो न्यूनतम होता है, माइनस में सबसे कम था इसका, ठीक है, इसीलिए प्रबलतम अपचायक है। तो इस तरह से देखो ये सारे भौतिक गुण जो हैं वो यहीं पर अपने समाप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझते रहें। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें तब समझ में आएगी जब आप लोगों ने इससे पहले पढ़ाए गए जो भी अपने टॉपिक हैं, जैसे कि है ना आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी बातें बताई गई थी उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अध्याय 4 को कंप्लीट करेंगे, अध्याय 2 को कंप्लीट करेंगे। तो जब इनको आप लोग कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ध्यान से इसको कंप्लीट करते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।